हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 है, इसके प्रश्नों को हल किया था। और आज हम इससे आगे का जो नया टॉपिक है, द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी ग्रुपों में शेयर करें इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस यानी द्विआधारी संक्रिया। तो क्या होती है बाइनरी ऑपरेशन? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें विस्तार से समझते हुए। माना कि S एक अरिक्त समुच्चय है तथा S क्रॉस S से S में परिभाषित किसी फलन को S में ही एक द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अर्थात समुच्चय S में परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर S के अवयवों के प्रत्येक क्रमित युग्म A, B के लिए S का एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। सामान्यतः जो संक्रिया होती है उसको हम O से अथवा प्लस का चिन्ह बना करके और एक सर्किल से चिन्ह से निरूपित करते हैं। संक्रिया के अंतर्गत A, B बिलोंग्स टू S क्रॉस S यानी क्रमित युग्म, ठीक है, से संबंध होने वाले अवयव को A स्टार B से व्यक्त करते हैं। यानी कि जो आपकी द्विआधारी संक्रिया है वो एक क्रमित युग्म से यानी S क्रॉस S से S में डिफाइन होती है और इसको जो व्यक्त करते हैं वो A स्टार B इस तरह की संक्रियाओं से व्यक्त करती हैं। इसकी परिभाषा है किसी समुच्चय S पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर S के कोई भी दो अवयवों के लिए S का एक अद्वितीय अवयव ही प्राप्त किया जा सके। यानी कि अगर हम S कोई समुच्चय है उससे दो अलग अलग अवयव लें और उनमें संक्रिया लगाएं तो उन दोनों अवयवों से जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी उसी समुच्चय का अवयव हो, ऐसा इस संक्रिया में कहा गया है। अर्थात A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, विच इम्प्लाई A स्टार B, यानी दोनों अवयवों के बीच में हमने संक्रिया लगा दी तो जो संक्रिया लगने के बाद रिजल्ट मिलेगा वो भी किसमें बिलोंग करेगा? बिलोंग्स टू S। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू S के लिए। एग्जाम्पल्स: पूर्णांकों का योग, उनका व्यवकलन, गुणन, पूर्णांकों के समुच्चय Z में द्विआधारी संक्रियाएं हैं जो Z के किन्हीं भी दो अवयवों A, B को क्रमशः Z के अद्वितीय अवयव A प्लस B, A माइनस B तथा A इंटू B से रिलेट करती हैं। यानी कि जो हमारा पूर्णांकों का समुच्चय होता है, इंटीजर नंबर, उनमें ये संक्रियाएं अच्छे तरीके से फॉलो होती हैं। इसी तरीके से किसी समुच्चय S के घात समुच्चय यानी पावर सेट P ऑफ S में समुच्चयों का यूनियन यानी संघ तथा सर्वनिष्ठ
यानी कि इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई अवयव ए बिलोंग करता है घात समुच्चय पी ऑफ एस में तथा बी अवयव ये भी बिलोंग करता है पी ऑफ एस में, तब इनका यूनियन ए यूनियन बी वो भी किस में बिलोंग करेगा? पी ऑफ एस में, तथा इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ये भी बिलोंग करेगा घात समुच्चय पी ऑफ एस में। तीसरा है इसके लिए परमेय संख्याओं की समुच्चय क्यू में स्टार संक्रिया जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ए स्टार बी, यहाँ पर ए स्टार बी है बराबर ए बी अपॉन 2। ठीक है, जहाँ पर जो ए और बी नंबर से हैं वो कैसे हैं? परमेय संख्याओं के नंबर है। क्यू में एक द्विआधारी संक्रिया है क्योंकि ए बिलोंग्स टू क्यू और बी बिलोंग्स टू क्यू, विच इम्प्लाई ए इंटू बी अपॉन 2 बिलोंग्स टू क्यू। चौथा एग्जाम्पल है वास्तविक संख्याओं की समुच्चय आर में स्टार, जहाँ पर स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित हो, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, किसके लिए? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। आर में एक द्विआधारी संक्रिया है क्योंकि अगर ए आर में बिलोंग कर रहा है और बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस बी माइनस ए बी भी किस में बिलोंग करेगा? आर में। तो इस तरीके से ये हमारी संक्रियाओं को व्यक्त कर रहे हैं। पांचवा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में योग तथा गुणन एक द्विआधारी संक्रिया है। क्यों? यदि ए बिलोंग्स टू एन कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, यानी कोई अवयव ए अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और बी अवयव नेचुरल नंबर बिलोंग करता है तो उनका जो योगफल होगा वो भी नेचुरल नंबर में होगा। जैसे अगर 3 जो है वो एक प्राकृत संख्या है और 5 जो है वो भी एक प्राकृत संख्या है, तो इनका योग 3 + 5 बराबर 8, ये भी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो इस तरीके से जो योग संक्रिया है वो प्राकृत संख्याओं के लिए कैसी है? द्विआधारी संक्रिया है और गुणन वाली। परंतु एन में जो व्यवकलन वाली है और विभाजन, ये दोनों संक्रियाएं द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट विभाजन के लिए किसी भी समुच्चय जेड यानी इंटीजर नंबर, क्यू यानी कि रैशनल नंबर परमेय संख्या, आर वास्तविक संख्या, सी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, एन नेचुरल नंबर, इनमें एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, परंतु यह क्यू नोट, आर नोट और सी नोट पर द्विआधारी संक्रिया है। जैसे क्यू नोट है तो नोट का मतलब होता है उसमें जीरो सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? जीरो जो अवयव है वो उसमें सम्मिलित नहीं है, उसके अलावा सभी अवयव उसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें कि माना एस ए में परिभाषित सभी फलनों का समुच्चय हो तो संयुक्त फलन एस में एक द्विआधारी संक्रिया है। क्यों? क्योंकि एफ कॉमा एस बिलोंग्स टू एस, जहाँ पर एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए और जी सच दैट ए टेंड्स टू ए, तो ये भी क्या हुआ? एक संयुक्त फलन जो है वो भी एक द्विआधारी संक्रिया को व्यक्त करेगा। तब इनका जो जीओ एफ प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? ए टेंड्स टू ए। तो इस तरीके से ये द्विआधारी संक्रिया को व्यक्त करेंगे। अब है द्विआधारी संक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। पहला है क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो द्विआधारी संक्रिया है उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो माना कि ऐसे एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है तथा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, तब ए कॉमा बी है क्रमित युग्म, वो नॉट इक्वल टू होता है बी कॉमा ए के। इस क्रमित युग्म को ध्यान रखना क्योंकि क्रमित युग्म में ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू होता है बी कॉमा ए के जब तक ए बराबर बी ना हो।
अतः यह आवश्यक नहीं है कि स्टार संक्रिया के अंतर्गत ए कॉमा बी तथा बी कॉमा ए के प्रतिबिंब समान हो, यानी कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो यह संक्रिया हमारी क्रम विनिमयता संक्रिया कहलाती है। क्रम विनिमय संक्रिया क्या है? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। किसके लिए? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में योग और जो गुणन है, यानी योगफल और गुणन मल्टीप्लिकेशन दोनों ही क्रम विनिमय संक्रिया का पालन करती हैं, लेकिन व्यवकलन जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है। इसी तरीके से किसी समुच्चय एस के घात समुच्चय में समुच्चयों का जो यूनियन होता है ए यूनियन बी वो बराबर होता है बी यूनियन ए के। और इंटरसेक्शन की बात करें ए इंटरसेक्शन बी तो ये बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय। दूसरी प्रॉपर्टी है साहचर्यता यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि माना कि किसी अरिक्त समुच्चय में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है तथा ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। यदि ए स्टार बी स्टार सी, इसके लिए हम जो साचर नियम है उसको लिखेंगे ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस के लिए सदैव सत्य होता है। ठीक है। तो ये संक्रिया हमारी क्या कहलाती है? साहचर संक्रिया कहलाती है। ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी बराबर ब्रैकेट के अंदर ए स्टार बी और फिर स्टार सी। तो इस संक्रिया को हम साहचर संक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्णांकों के जो समुच्चय जेड हैं इसमें योग और गुणन ये दोनों जो साहचर का नियम है इसको फॉलो करते हैं, लेकिन व्यवकलन जो है घटा वो इस नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें योगफल की बात करें तो ये सारे जो प्लस के लिए हैं वो फॉलो होंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन व्यवकलन के लिए फॉलो नहीं होता है। इसी तरीके से ये घात समुच्चय के लिए इनकी जो यूनियन है संघ है उसमें ये नियम फॉलो होता है और इंटरसेक्शन है उसके अंदर फॉलो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट और बाइनरी ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो हम लेके चलते हैं ई, यानी कि स्टार एक संक्रिया है और यदि एस में एक अवयव ऐसा ई विद्यमान हो कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए प्राप्त हो। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस के लिए। यानी कि ए अवयव है उसका मल्टीप्लिकेशन जो स्टार संक्रिया है वो लगा रहे हैं ई के साथ, तो वो हमें ए अवयव ही प्राप्त हो तो हम इसको क्या कहेंगे? ई को स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है पूर्णांकों के समुच्चय जेड में 0 और 1 क्रम से योग और गुणन संक्रियाओं के लिए तत्समक अवयव कहलाते हैं। 0 योग के लिए, 1 गुणन के लिए क्या कहलाते हैं? तत्समक अवयव। यानी कि 0 प्लस ए बराबर ए प्लस 0 तो हमें ए प्राप्त होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 1 इंटू ए बराबर ए इंटू 1 बराबर ए प्राप्त होगा। तो ये संक्रियाएं हैं जिनके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। किसके लिए? योग के लिए। परंतु गुणन संक्रिया के लिए 1 तत्समक अवयव है। और घात समुच्चय P ऑफ S में
एस एवं फाई। तो जो एस है वो सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन के लिए है, और फाई जो है वो यूनियन के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। यानी ए इंटरसेक्शन एस बराबर एस इंटरसेक्शन ए, तो ए प्राप्त होगा। और अगर ए यूनियन फाई करें या फाई यूनियन ए करें तो ए प्राप्त होगा। तो ये इसके लिए क्या कहलाएंगे? तत्समक अवयव कहलाएंगे, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके लिए एक थ्योरम है, यदि किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वो अद्वितीय होता है। यानी कि किसी समुच्चय में अगर हम बाइनरी ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो उसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो हमेशा एक ही होगा, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर विद्यमान होगा। नेक्स्ट है प्रतिलोम अवयव। यदि स्टार समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया है और ई इसका तत्समक अवयव है, तथा माना कि ए एस में बिलोंग करता है, तो एक अवयव बी इस प्रकार विद्यमान होगा कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर आइडेंटिटी ई। तब हम बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहेंगे और इसे ए इनवर्स से व्यक्त करेंगे। यानी कि ए के साथ अगर हम उसके प्रतिलोम का गुणा कर दें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रतिलोम के लिए संक्रिया कहेंगे। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर आइडेंटिटी। तो ये हमारी संक्रिया है प्रतिलोम संक्रिया, जिसके लिए प्रतिलोम अवयव हमें प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्णांकों के समुच्चय जेड में प्रत्येक पूर्णांक ए के लिए माइनस ए जो अवयव है वो योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम है, प्रतिलोम अवयव है। क्योंकि ए में माइनस ए को जोड़े तो हमें जीरो प्राप्त होगा, जो कैसा है? तत्समक अवयव है योग के लिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम परमेय संख्या की बात करें तो परमेय संख्याओं में ए इनवर्स बराबर 1/ए, क्योंकि ए का गुणा 1/ए से करेंगे तो हमें आइडेंटिटी 1 प्राप्त होता है। तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। और जो साचर का नियम है, यानी साचर संक्रिया प्रमेय के लिए, कि एक साचर संक्रिया के सापेक्ष किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम भी अद्वितीय होता है। यानी कि जो प्रतिलोम अवयव हमें प्राप्त होता है संक्रिया लगाने पर, तो वो भी हमें अद्वितीय प्राप्त होता है, यानी एक ही प्रतिलोम प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉड्यूलो पद्धति में योग एवं गुणन की संक्रियाएं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस इन मॉड्यूल सिस्टम। तो मॉड्यूलो पद्धति में हमें योग और गुणन की जो संक्रियाएं हैं उसके बारे में डिटेल से समझना है। यदि ए और बी ऐसे पूर्णांक हों कि ए माइनस बी एक धनात्मक पूर्णांक एम से विभाज्य हो, ध्यान से समझना, यदि ए और बी ऐसे पूर्णांक हों कि ए माइनस बी एक धनात्मक पूर्णांक से एम से डिवाइड हो, तो ए इक्वल टू बी, यानी ए कन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, इसको कन्ग्रुएंट बोलते हैं, ए कन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम संकेत से हम इसको व्यक्त करते हैं। यानी कि ए सर्वांग सम है बी के मॉड्यूलो एम, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, अतः ए कन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है? ए माइनस बी में एम का डिवाइड, यानी एम का जो है वो हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें? ए माइनस बी में। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 18 कन्ग्रुएंट
टू 6 ब्रैकेट में मॉड्यूलो 2। तो इसका मतलब क्या है, 18 में से 6 को घटाएं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा 12। और जो 12 है वो किससे विभाज्य है, मॉड्यूलो m यानी कि 2 से विभाज्य है। इसी तरीके से -14 इज कन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 4। तो -14 -6 -20 ये 4 से डिवाइड है, ठीक है। पुनः यदि m धनात्मक पूर्णांक है और a और b दो पूर्णांक है तो विभाजन एल्गोरिथम से r और q ऐसे विद्यमान होंगे कि a प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर। किस तरीके से प्राप्त होंगे, a प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो r है यानी कि रिमाइंडर वो ग्रेटर एंड इक्वल टू होता है 0 के और लेस देन होता है m के, यानी कि जिसका हम भाग देते हैं भाजक उसके। तब r को a और b के योग मॉड्यूलो m का समशेष कहते हैं। समशेष मतलब शेषफल। और इसे a प्लस बी इक्वल टू आर मॉड्यूलो m या a प्लस m b बराबर r से व्यक्त करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम पहले दो अवयवों a और b को जोड़ें और उसमें m का डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर r प्राप्त होना चाहिए। एग्जाम्पल से बात करें, इसका जनरल संकेत भी है a प्लस एम बी बराबर a प्लस बी प्राप्त होगा। कब, जब a प्लस बी का जो मान है वो m से छोटा हो। और r प्राप्त कब होगा, जब a प्लस बी का मान m के बराबर या m से बड़ा हो। जैसे 2 प्लस 3 और 4 के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो हमें 2 3 कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 में अगर हम 4 का डिवाइड करें तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से -10 प्लस 3 तो -7 हो गए। इसमें 4 का डिवाइड करें तो यहाँ से शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 4 दूनी 8 और उसमें 1 कम है तो 1। तो इस तरीके से यहाँ से भी हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1। तो ये तरीके हैं कुछ इस मॉड्यूलो के। इसी तरीके से गुणन के लिए भी है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तब किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a इंटू बी बराबर एम क्यू प्लस आर। तो r को a और b के गुणन मॉड्यूलो m का समशेष कहते हैं। यहाँ पर a इंटू बी बराबर r मॉड m से इसको व्यक्त करती हैं, या a क्रॉस b बराबर r। तो a क्रॉस m b का मतलब है ए बी यदि ए बी लेस देन एम हो और आर यदि ए बी ग्रेटर एंड इक्वल टू एम हो। जैसे 5 इंटू 3 विद रिस्पेक्ट टू 4 तो 5 3 15। तो यहाँ से इसका शेषफल कितना बचेगा, 4 का डिवाइड करने पर 3 बचेगा। इसी तरीके से 5 इंटू 6 30 और 3 का डिवाइड करेंगे तो 0 हमें शेषफल प्राप्त होगा। तो इसको हम बोलते हैं समशेष और ये प्रक्रिया कहलाती है मॉड्यूलो पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी, यानी कि कंपोजिट टेबल फॉर ए फाइनाइट सेट। तो उसके लिए संक्रिया सारणी है जिसमें परिमित समूह हमें प्राप्त होंगे। यदि एक दिया गया समुच्चय फाइनाइट हो तो उस पर परिभाषित किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए एक सारणी तैयार की जा सकती है जिसे हम संक्रिया सारणी कहते हैं। और इसको हम निम्न एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल पहला है एस बराबर एक समुच्चय है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हमें गुणन के लिए हमें फाइंड करनी है। जहाँ पर ओमेगा है वो इकाई का काल्पनिक घनमूल है, ठीक है, यानी कि ओमेगा क्यू का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इसकी
सारणी बनानी है तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से, और उसमें ऊपर हम चिन्ह लगा लेंगे जो हमारी संक्रिया है उसका, और उसके सामने हम जितने भी अवयव दिए हैं उनको लिख देंगे उस पंक्ति में, और संक्रिया के स्तंभ में दोनों में हम उन सभी अवयवों को लिख देंगे जो हमें दिए हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बार बता दूं आपको, यहाँ पर स्टार संक्रिया है तो यहाँ पर हमने इनके सारे अवयव लिख दिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही हम इधर भी लिख देंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इनका हमें गुणा करना है, यानी 1 जो पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है उनका एक एक अवयव से गुणा करते हुए चलना है। यानी कि इस 1 का हम गुणा करेंगे इस पूरी पंक्ति से, तो 1 का गुणा करो 1 से तो 1 प्राप्त होगा, 1 का ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा, और 1 का ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारी पहली पंक्ति के अवयव आ जाएंगे। इसी तरीके से अब हम गुणा करेंगे दूसरे अवयव का ओमेगा का, किससे, इस पूरी पंक्ति से ऊपर वाली से। तो ओमेगा का 1 से करेंगे तो ओमेगा प्राप्त होगा, ओमेगा का ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा क्यू, जिसका मान कितना है 1, तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा। अब तीसरे अवयव को करना है इस पूरी पंक्ति से, तो ओमेगा का 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर का ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यू यानी कि 1, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा का 4, और ओमेगा का 3 का मान होता है 1, तो यहाँ से हमें ओमेगा मान प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है s बराबर 0 1 2 3 और प्लस संक्रिया के लिए और डिवाइड में 4। तो हमने सारणी बना ली, पहले संक्रिया लिख ली, उसके सामने सभी अवयव और उसके स्तंभ में सभी अवयव। अब पहले अवयव का इस पूरी पंक्ति से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ना है क्योंकि प्लस संक्रिया है, तो 0 में 0 जोड़ोगे तो 0। यहाँ पर हमें रिमाइंडर लिखनी है, ध्यान रखना, क्योंकि +4 लिखा है ना, तो रिमाइंडर लिखनी है हमें। तो 0 का 0 में ऐड करो तो 0, 0 में 1 ऐड करो और 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 1 प्राप्त होगा, शेषफल। इसी तरीके से ये हमारी एज इट इज आ जाएगी। अब 1 का करना हमें, 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1, 1 को 1 में तो 2, 1 को 2 में तो 3, और 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन हम 4 का डिवाइड भी करते जा रहे हैं और रिमाइंडर लिख रहे हैं, इसलिए क्या प्राप्त होगा, 0। इसी तरीके से बाकी है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 का डिवाइड करने पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, जब 5 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट के लिए 3 में 0 जोड़ो 3, 3 में 1 तो 4 हो जाएंगे, 4 में मतलब 4 का डिवाइड करेंगे तो 0, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 4 का डिवाइड करने पर 1 शेषफल प्राप्त होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2। अब इससे हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होती हैं, यदि सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, यानी कि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष कैसी है, सममित है, यानी समान अवयव हैं, तो हम संक्रिया जो है वो समुच्चय में क्रम में होती है। ये डायरेक्टली हम इससे बता देते हैं। यदि सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष कैसी है, सममित है, यानी समान अवयव है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि संक्रिया हमारी कैसी है, क्रम में है। दूसरी, यदि एजे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति सबसे ऊपरी पंक्ति के संपाती है तथा एजे से प्रारंभ होने वाला स्तंभ सबसे बाईं ओर के स्तंभ से संपाती है, तब एजे समुच्चय एस में क्या कहलाता है, एजे समुच्चय एस में संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है। यानी कि अगर हम अवयव की बात करें, एजे की मान लीजिए हमने अवयव है और इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ इनके सभी अवयव समान हो तो हम इस अवयव को इसका क्या कहेंगे, तत्समक अवयव कहेंगे।
समुच्चय एस का कोई अवयव व्युत्क्रमणीय होगा यदि सारणी में उसके संगत पंक्ति और स्तंभ में तत्समक अवयव स्थित हो। तो उसका क्या होगा, उसमें इनवर्स भी विद्यमान होगा, यानी उसके अंदर उसका इनवर्स हमें प्राप्त हो जाएगा यदि उसके अंदर जीरो यानी उसका तत्समक अवयव विद्यमान हो। तो ये थे आपके आज के टॉपिक। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आपको खुद से करना है और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।